नमस्कार। हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे कमाल के आइडिया की बात करेंगे जिसने लिटरली पूरे यूरोप का नक्शा ही पलट कर रख दिया। सोचिए, कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, बस एक सिंपल सी फीलिंग, एक भावना जिसने सदियों पुरानी बड़ी बड़ी राजशाहियों की जड़ें हिला दी। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रवाद क्या है इससे, फिर फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का रोल, वियना कांग्रेस का इम्पैक्ट, नए देशों का बनना, बाल्कन क्राइसिस और वर्ल्ड वॉर, और लास्ट में कुछ बहुत ही जरूरी एग्जाम क्वेश्चंस, एकदम क्रिस्प रखेंगे इसे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, राष्ट्रवाद की परिभाषा, या कह लीजिए वो चिंगारी जिसने पूरे यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल ये है कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये अपने देश के प्रति प्यार और यूनिटी वाली फीलिंग है। मतलब जब बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि भाई हमारी भाषा एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा इतिहास एक है, तो वो आपस में कनेक्ट फील करने लगते हैं। और आपको पता है, ये जो नेशनलिज्म वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही एकदम से स्पीड पकड़ने लगी थी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। ये एक ऐसा विचार था जिसे कोई खत्म नहीं कर सका। अगर हमें इस पूरे एरा को समझना है तो ये 3 साल दिमाग में फिट कर लीजिए, 1789, 1815 और 1871। ये इस पूरी स्टोरी के सबसे बड़े माइलस्टोन्स हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1789 से। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इसने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। इस क्रांति से 3 बहुत ही पावरफुल शब्द निकल कर आए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। इस एक मैसेज की गूंज सच में पूरे महाद्वीप में सुनाई दी थी। अब इसका असर क्या हुआ? इन ड्रामेटिक चेंजेस ने जनता और देश के रिश्ते को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। जो सदियों पुरानी राजशाही थी वो एकदम से वीक पड़ गई और यहीं से लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। सबसे बड़ी बात, अब लोग खुद को राजा की मजबूर प्रजा नहीं मानते थे, वो खुद को एक देश का प्राउड नागरिक मानने लगे थे। नेशनल फीलिंग एकदम पीक पर थी। अब यहाँ इतिहास का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने कई देशों को जीता और आगे चलकर वो एक तानाशाह बन गया। लेकिन अनजाने में ही सही, उसने नेशनलिज्म को फैलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कैसे? अपने सुधारों से। उसने हर जगह समान कानून लागू किए, सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म को खत्म किया और एजुकेशन सिस्टम को सुधारा। इन सब से लोगों को एकता का असली मतलब समझ आने लगा था। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, वियना कांग्रेस का प्रभाव और रूढ़िवादियों का पलटवार। भाई इतिहास कभी एक सीधी लाइन में तो चलता नहीं है, तो अब देखते हैं कि इन क्रांतिकारी बदलावों को रोकने की कोशिश किसने की। बात है 1815 की। यूरोप के जितने भी बड़े और पावरफुल देश थे वो ऑस्ट्रिया के शहर वियना में इकट्ठा हुए। इस वियना कांग्रेस का एजेंडा एकदम क्लियर था। क्रांति और नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए हैं उन्हें पूरी तरह से मिटा दो और पुराने राजा महाराजाओं को वापस गद्दी पर बिठाओ। और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिख। मेटरनिख ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया, एकदम स्ट्रिक्ट। लेकिन मजेदार बात बताऊं, जितना उन्होंने इस विचार को दबाने की कोशिश की, लोगों के अंदर आज़ादी की आग उतनी ही तेजी से भड़कने लगी। विचारों को आप पिंजरे में तो कैद कर नहीं सकते, राइट? राष्ट्रवाद की ये लहर अब रुकने वाली नहीं थी। तो चलिए शिफ्ट होते हैं सेक्शन 4 पर, नए राष्ट्रों का उदय। अब देखते हैं कि कैसे इस अजेय लहर ने दुनिया के नक्शे पर फिजिकली नई लकीरें खींच दी। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है यूनान यानी ग्रीस। यूनान काफी लंबे टाइम तक तुर्की के कंट्रोल में था, लेकिन जब वहां राष्ट्रवाद की हवा पहुंची तो वहां के लोगों ने अपने इतिहास और कल्चर के बेसिस पर एक जबरदस्त इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू कर दिया। और फाइनली 1832 में यूनान एक आजाद देश बन गया। और ये चीज यूरोप की 2 और बड़ी ताकतों की स्टोरी को बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करती है। पहले जर्मनी 39 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की सख्त नीति से 1871 में इसे एक मजबूत यूनिफाइड नेशन बना दिया।
वहीं दूसरी तरफ इटली भी कई हिस्सों में बटा था, लेकिन मिज़िनी, गैरिबाल्डी और कावूर जैसे लेजेंडरी लीडर्स ने मिलकर 1870 में इटली का एकीकरण पूरा कर दिया। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, बाल्कन क्षेत्र और विश्व युद्ध। हर पावरफुल चीज का एक डार्क साइड भी होता है। चलिए इस राष्ट्रवाद के विनाशकारी रूप को समझते हैं। उस समय यूरोप का जो सबसे अस्थिर और एक्सप्लोसिव एरिया बन गया था वो था बाल्कन क्षेत्र। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इलाके में बहुत सी अलग अलग जातियां और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। राष्ट्रवाद के इन्फ्लुएंस में आकर अब हर ग्रुप अपनी एक अलग और आजाद पहचान की मांग करने लगा। ये इलाका लिटरली बारूद का ढेर बन चुका था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और अंततः वही हुआ। इसी बाल्कन क्षेत्र के आपसी टेंशन और इस अग्रेसिव नेशनलिज्म ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरी दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। मतलब सोचकर देखिए, एक ऐसा आइडिया जो लोगों को साथ लाने के लिए शुरू हुआ था, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े विनाश का कारण बन गया। हमारा आखिरी सेक्शन, महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। अब जब हमने ये पूरी टाइमलाइन समझ ली है तो एक्टिव रिकॉल के जरिए इसे दिमाग में सेट करते हैं। आइए एक की रिव्यू चेकलिस्ट बनाते हैं। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके टिप्स पर होने चाहिए। राष्ट्रवाद क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर असर क्या था? वियना कांग्रेस के क्या गोल्स थे? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या रोल था? और इटली के एकीकरण में मेज़िनी और गैरिबाल्डी का कंट्रीब्यूशन क्या था? ये सवाल आपको इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समराइज करने में हेल्प करेंगे। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, क्या राष्ट्रवाद की भावना ने अंत में लोगों को सच में एकजुट किया, या फिर यही वो ताकत थी जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया को पूरी तरह से बांट कर रख दिया? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इतिहास को ऐसे ही गहराई से डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।